अस्सलाम वालेकुम। हाँ, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का क्रैश कोर्स। ये क्या कोर्स है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और कौन कौन सी चीज़ें हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम लर्न कर रहे होंगे और ये कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ये हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक बार आप पूरी कंप्लीट ये वीडियो देखें और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपको अब क्या करना है। डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है, चाहे आपको ऑप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले एक बार आप ये कंप्लीट वीडियो सुन लें और देख लें। वह इंग्लिश इज़ ए की टू सिलेक्शन। जब मैं कि इंग्लिश हमारे पास की टू सिलेक्शन कैसे है, देखिए हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी। जब मैं भी इंटर टेस्ट का स्टूडेंट हुआ करता था, तो इंग्लिश को हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी ये इम्पोर्टेंस डिज़र्व करता है, और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो कि गुड प्रिपरेशन के साथ टेस्ट के अंदर अपेयर होते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि वह इंग्लिश इज़ ए की टू सिलेक्शन, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे सबसे ये है कि रीज़न फॉर लोअर स्कोर इन एंट्री टेस्ट इंक्लूडिंग एम केट एंड ई केट। देखिए, ये सबसे बड़ी जो वजह इंग्लिश बनता है वो ये है कि आपका स्कोर जो है ना, वो ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये वो एरिया होता है जिसको हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन बिलीव यू मी, ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये आप डिसाइड करता है कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हर कोई प्रिपेयर करके आता है और इसकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होती है हर स्टूडेंट्स की। लेकिन जो एरिया इग्नोर होता है, वो है इंग्लिश। अगर आपको ये वीकनेस पता है दूसरे स्टूडेंट्स की, तो आप इंग्लिश के अंदर अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, तो बिलीव यू मी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है और ये डिसाइड करेगा आपकी फेल्योर या सक्सेस इंट्री टेस्ट के अंदर। अच्छा, ये वो एरिया है जिसके अंदर इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती। आपके पास एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप तैयार कर सकते हैं, और कम एफर्ट्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं थ्रू द गुड एफर्ट्स इन इंग्लिश। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक आपका दोस्त होता है और आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आपकी इक्वल प्रिपरेशन होती है, आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस दोनों की बराबर होती है, लेकिन उसके बावजूद आपका दोस्त होता है वो आपको बीट कर जाता है। इंग्लिश के अंदर वो ज़्यादा स्कोर अचीव करता है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपकी इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन कम होती है, और सामने आपका दोस्त जो बैठा है वो इंग्लिश के अंदर अच्छी खासी प्रिपरेशन के साथ एंट्री टेस्ट के अंदर अपेयर होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा आपको बीट कर जाता है। तो अगर आप इस दफ़ा अपने दोस्त को डिफीट करना चाहते हैं, अपने दोस्त को बीट करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश के अंदर एक अच्छा खासा पोर्शन जो है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर अभी आप इंग्लिश को इग्नोर करोगे, तो बिलीव यू मी, लास्ट के अंदर जब आपका रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, तब आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फेस करनी पड़ेगी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट के अंदर काम आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपने एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद इंग्लिश का काम ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। हर टेस्ट, कोई भी डिपार्टमेंट की कोई भी टेस्ट होगी, उसके अंदर इंग्लिश तो चेक होती ही होती है। तो ये है कि आप बाद में प्रिपरेशन करें और अभी उसका फ़ायदा ना हो। इससे अच्छा है कि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें इंग्लिश की, और ऐसे प्रिपरेशन करें कि आपके टेस्ट के अंदर जो सिलेक्शन के चांसेस है वो भी बढ़ जाएं और आपको लेटर लाइफ के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आए। कॉमन सेंटेंसेस जो इंग्लिश के बारे में बोल जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को इग्नोर कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ ये होता है कि भाई इसका तो कोई सर पेड़ नहीं है, हम कहाँ से तैयारी करें, हमारे पास कोई एक इसका कॉमन स्ट्रक्चर ही नहीं है कि यार ये चीज़ पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद ये चीज़ प्रिपेयर करें। क्योंकि टीचर जो होते हैं वो कभी आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं, कभी
जो सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं, कभी एक्टिवाइज पैसिवाइज से स्टार्ट करते हैं, तो दे डोंट हैव ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। किस कंपोजिशन से पहले क्या चीज़ करें, उसके बाद क्या चीज़ करें, उसके बाद क्या चीज़ करें, और ये भी नहीं पता होता कि यार ये कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ है जो कम इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा टाइम देना है और किस पे हमने कम टाइम देना है। यार इंग्लिश बहुत बोरिंग है, ये भी कॉमन सेंटेंस है जो हमें सुनने में आता है। क्यों? क्योंकि हमें उस तरह पढ़ाया ही नहीं जाता इन द इंटरेस्टिंग वे। हमें क्योंकि हम जस्ट लाइक टाइम पास करवाते हैं टीचर के, क्लास के अंदर आते हैं, बोलते हैं यार ब्लॉ 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 करके चले गए, उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास हमारे पास कोई समरी नहीं है। जो क्लास के अंदर पढ़ा वो घर जाके हमने प्रैक्टिस नहीं की क्लास के अंदर, क्योंकि टीचर्स इतना ज़्यादा फोकस नहीं होते, वो बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो इसकी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है। और दूसरा होता है जितनी प्रैक्टिस करो कम है। अब भाई जब हम ये सेंटेंस बोल देते हैं बिलीव में, उसके बाद हम कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं है इंग्लिश को। क्यों नहीं करते कि भाई इसकी जितनी आप तैयारी कर लो उसके बाद भी इसमें नंबर नहीं आएंगे, ये आप उस पर कर लो, तुक्के बेसिस पे आप कर जाते हैं कि आप तुक्के बेसिस कर लो, जो भी नंबर आए वो अच्छा है। लेकिन इस तरह आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे। और दूसरी ये तो हम हमेशा ये कहते हैं इंग्लिश को लास्ट के अंदर देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पहले कर देते हैं, और जो सब्जेक्ट्स पहले कर रहे होते हैं वो लास्ट तक ही जाते हैं, इंग्लिश को तो कभी टाइम मिलता ही नहीं, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ता है। और दूसरा एक होता है कि यार इंग्लिश बाकी पोर्शन जो ग्रामेटिकल हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि वोकैब का जो पोर्शन है उसको याद कर लेते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एमसीक्यूज आ जाएंगे तो हम वो कर लेंगे। वोकैब का कोई स्पेसिफिकली डिटरमाइंड एमसीक्यूज नहीं होते कि इतने एमसीक्यूज आते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपका लक है कि एमसीक्यूज कितने वोकैब के आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास पेपर है, उसके अंदर एक भी एमसीक्यूज ना हो, कभी कभी ऐसे भी टेस्ट बन जाते हैं, तो उस केसेस के अंदर आप क्या करेंगे? आपका तो कंप्लीटली लॉस हो गया। आप तुक्के पे कितने नंबर उठा सकते हैं? 20 में से 7, 6, 7, बाकी 13 मार्क्स तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके हैं पेपर के अंदर। बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या होंगे? अच्छा, इंग्लिश का जो हर टेस्ट के अंदर जो वेटेज होता है वो तकरीबन 20% to 25% हर टेस्ट के अंदर वेटेज इसका होता ही होता है, चाहे एमकेट ले लो, ईकेट ले लो, या कोई और भी टेस्ट ले लो, लेकिन हमेशा 20 to 25% वेटेज इसका होता ही होता है। अगर आप इस तरह प्रिपरेशन करते हो कि इंग्लिश को बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो कि लास्ट के अंदर देखेंगे और लास्ट के अंदर आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप 20% ऑलरेडी लॉस कर चुके हो। आपके पास सिर्फ जो टाइम है वो कितना है? अब जो पेपर है वो सिर्फ 80% के आपके पास मार्क्स रह चुके हैं। आप सिर्फ 80% के मार्क्स पे आप खड़े हो। अब आपको 80 में मार्क्स में से डिटरमाइन करता है कि आप एंट्री टेस्ट के अंदर कितना स्कोर कर सकते हो। वो स्टूडेंट जो इंग्लिश को इग्नोर करके जाते हैं, हाईली इग्नोर करके जाते हैं, यार इसके अलावा बाकी जो नंबर है वो हम गेन कर लेंगे, तो टोटल आपके पास 80 नंबर होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आप जो 20 मार्क्स है वो ऑलरेडी लूज कर चुके हो। बाकी आपके पास कितने हैं? 80% का नंबर है, 80 नंबर है जो आप ओपन कर सकते हो। उसके अंदर कभी भी इस तरह नहीं होगा कि आप 80 में से 80 नंबर ले लो। उसमें से आप कितने नंबर ले सकते हो? या 60 ले सकते हो एवरेज जो होता है, या मैक्सिमम आप 70 नंबर ऑब्टेन कर देते हो, जो अबव एवरेज भी बच्चा होता है वो भी। अच्छा, और इंग्लिश के अंदर आप कितने सिर्फ स्कोर करते हो? आप इंग्लिश के अंदर स्कोर कर पाते हो सिर्फ 5%, 5 to 10%, और जिससे आपका ओवरऑल स्कोर अगर देखा जाए तो वो बनेगा 70 to 80%। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने चालाक होते हैं, वो हर तरह से तैयारी करते हैं, जो कि आपको बीट कर जाते हैं। हमेशा वो होते हैं जो इंग्लिश को भी साथ तैयार कर रहे होते हैं। अब वो अगर उनका हिसाब लिया जाए तो वो अगर 80 में से 60 to 70% स्कोर अचीव कर देते हैं, और उसके बाद वो इंग्लिश के अंदर क्योंकि उनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, वो 15 से 17 मार्क्स अगर ऑब्टेन कर लेते हैं तो वो अच्छे खासे मार्जिन से आपको बीट कर जाते हैं। 85 to 87% वो नंबर ले चुके होते हैं। उसके बाद मेजर क्या प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले पाते, इसको हम सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते। उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हम फेस कर रहे होते हैं। हम जब भी तैयारी करने जाते हैं टीचर के पास, तो वो टीचर क्या कहता है, हमें नाउन से स्टार्ट करवाता है, जो कि अच्छी बात है, जो बेसिक है। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो डायरेक्ट आपको
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज या आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। जब आपको आप ऐसा हो सकता है आपके लोअर क्लास सही से नहीं पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा होगा फिर भी आपके पास वो उस चीज़ की रिवीजन नहीं होगी, और ये बहुत ही कम होता है कि मैं कॉलेज स्टार्ट होने से पहले या इंटर टेस्ट प्रिपरेशन होने से पहले मैं एक बार बैठ के अपने जो बेसिक है उनको कवर कर लूँ। तो टीचर डायरेक्ट जो स्टार्ट करवाते हैं वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज से कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेसिक हमारा वीक होता है, रिवाइज नहीं किया होता, तो हमें ऊपर की चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही होती। तो या तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिर्फ क्योंकि उन्हें नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि वो बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको फोकस करवाएंगे कि भाई आप सिर्फ जो उन एरियाज़ पे फोकस कराएंगे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने बाकी एरियाज़ है। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जितना आप इग्नोर करते हो उतना ही आपका टीचर भी उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। इस वजह से आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं और इंग्लिश के अंदर आप वीक रह जाते हो। और दूसरी बात होती है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता एक्चुअली कि यार इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरह सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, कौन सी चीज़ पहले करें, कौन सी चीज़ बाद में करें, कि ओवरऑल हमारे पास हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए पूरी ज़िंदगी के लिए। और उसके बाद जो मेजर रीज़न फेस होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें तैयार क्या करना है, लाइक कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंट्री टेस्ट के अंदर टेस्ट होंगे। हम सिर्फ वो देखते हैं जो टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचर ने पार्ट स्पीच पढ़ा के ख़त्म किया, टाइम इंट्री टेस्ट का हो गया, आपने कहा चलो सारी चीज़ें डन है तो डन हो गया, और आप इंट्री टेस्ट के अंदर जाके बैठते हो तो एमसीक्यूज कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहा है एक्चुअली वो पार्ट ऑफ सिलेबस है भी कि नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर ने अभी तक पढ़ाई ही नहीं है वो तो हमें पता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम अक्सर बेस क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं और इंट्री टेस्ट के अंदर काफ़ी स्कोर हमारा कम हो जाते हैं। और उसके अलावा एक और भी टर्म होते हैं कि यार आपकी जो ना आप वही प्रिपेयर करते हो जो किताब के अंदर होती है, बुक्स के अंदर। अब जो टेस्ट होता है वो ओवरऑल बेसिस पे होता है, उसके अंदर सिर्फ इनका जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है कि भाई आपके जो एमसीक्यूज आते हैं वो जो वोकैब है वो सिर्फ बुक के अंदर यूज़ हुई है वो है, इस तरह कभी भी नहीं होता। आपकी जनरल वोकैब टेस्ट की जाती है, आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो और जो उसके अंदर होते हैं। हाँ, मेजर वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स होते हैं वो उसके भी होते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर की आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसके भी होते हैं, लेकिन सिर्फ वो डिफाइन नहीं होते, उसके अलावा भी वर्ड्स आते हैं। तो आपकी एक लिमिटेड वोकैब होती है जिसकी वजह से अगर 2-4 नंबर वोकैब के भी आते हैं वो भी आप लूज़ कर जाते हो। अच्छा, अब जो हम कोर्स लेकर आए हैं इसमें हम आपको इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन कराएंगे उसका हम थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो, इंग्लिश को हमने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और तीसरा जो चीज़ है वो वोकैब का पोर्शन है। अब हम इन चीज़ों को कैसे हम लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन, रिविजन एक चाहिए होगा कि हमारे पास जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो हमारे पास हमें रिमाइंड हो जाएं, हमारे जहन के अंदर आ जाए, हाँ यार इस तरह ये चीज़ें इस तरह है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हम करेंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इस पर ज़रूर सॉल्व करेंगे, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर टाइम कम लगाएंगे, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी अच्छी खासी इस चीज़ पे ग्रिप हो जाए। क्योंकि अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे हैं तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छा है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे हैं, आपके एक्टिवाइज पैसिवाइज अच्छे हैं। अगर आपका बेस ही नहीं होगा, अगर आपका बेस आपको रिवाइज नहीं होगा तो आगे की चीज़ें वैसे भी नहीं हो सकती। उसके तो हाँ, जो ग्रिप होगी उसके अंदर हम जो कह रहे हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, उसके अंदर हम तकरीबन हर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इसके हर 200 से 300 एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे आपसे कि 200 से 300 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे मिनिमम, ताकि हमें उस पे चीज़ पे ग्रिप हो जाए। और इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या होता है, यही आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी हम चीज़ें देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो पोर्शन है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम टाइम नहीं देते, जिसको हम नहीं पढ़ते। ये वो एरिया है जो मोस्ट फोकस एरिया, जिस पे हम काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया होता है। हम इसको डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे, इसकी लिंकेज पढ़ेंगे,
इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हर एक चीज़ पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसकी हर एक चीज़ हर एंगल से इस चीज़ को हम कवर करेंगे। और इसमें भी हम तकरीबन 300 से 350 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे एक एक पार्ट के। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देख रहे होंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनकी क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनके अंदर कैसे एरर आता है, उसको कैसे रिजॉल्व कर जाता है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम डेप्थ के अंदर देख रहे होंगे। इस पे भी हम तकरीबन 300 से 350 एमसीक्यूज देख रहे होंगे। एक्टिवाइज स्पेसिफाइज को हम अलग से देखेंगे और इस पे भी 300 से 350 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ आर्टिकल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इस पर हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, इसके सारे यूजेज पढ़ेंगे और इस पर मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन का भी एरिया देख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इस पे भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस चीज़ देख रहे होंगे, एरर्स को देख रहे होंगे। और उसके बाद मल्टीपल एरर्स इन द सेंटेंस आता है। एक्चुअली आपके जो इंटीटेस्ट के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो मोस्टली कंसर्न इससे होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल एरर्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर और आपको उसको देखना होता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम देख रहे होंगे डेप्थ के अंदर और हर एक टॉपिक पे 300 से 350 एमसीक्यूज कर रहे होंगे ताकि आप लोगों की ग्रिप बहुत ही अच्छी बन जाए। अच्छा, उसके बाद वोकैब का पोर्शन आ जाएगा। तो वोकैब के लिए हम ये करेंगे कि 100 से 200 वर्ड्स पर डे हम उसको रिमाइंड कर रहे होंगे, उसका टेस्ट ले रहे होंगे ताकि हम जब एट द एंड ऑफ द मंथ आएँ तो हमारे पास एक अच्छा खासा चंक जो है वो हम कवर कर चुके होंगे। हमारे जो बचपन से लेकर अभी तक जो हम ग्रामर पढ़ आ रहे हैं, जो वोकैब पढ़ आ रहे हैं, वो सारी वोकैब हमारे पास कवर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वो जो बुक के अंदर है। अच्छा, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? रेगुलर बेसिस पे हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे, जिसके वजह से जिसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे आपका पिछले जो टॉपिक हो वो भी रिवाइज हो रहा होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं उस एक एलिमेंट के अंदर, उस एक सब्जेक्ट के अंदर, उस एक पार्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका टेस्ट होगा उसका रेगुलर बेसिस पे विद इन फ्यू आवर्स आपकी अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का जो मतलब है वो बेसिक यही है कि जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं इंसान को पता चलता है, कोई अच्छे नंबर लेता है, कोई बुरे नंबर लेता है, तो उससे तो जो अच्छे लोग नंबर लेता है उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ ठीक है, मेरी अच्छी प्रिपरेशन है और बाकी बच्चों से मैं अच्छा हूँ, उससे कॉन्फिडेंस होता है। और जिसके नंबर कम आते हैं वो उसके एक तो उसके अंदर जिद पैदा हो जाती है कि यार दोस्त ने अच्छे नंबर ले लिए, मैंने कम ले लिए। क्योंकि एक रिजल्ट आते तो बंदे को फील होता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, उस चीज़ को ग्रिप लेगा और नेक्स्ट टाइम जो भी टेस्ट होगा उसके अंदर वो यही कोशिश करेगा कि उसके भी अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो इसका ये बेनिफिट होता है। इसकी वजह से हम रेगुलर बेसिस पे जो भी आपका टेस्ट हो रहे होंगे उसकी हम जो रिजल्ट्स होगी वो अनाउंस कर रहे होंगे। उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास। आपका इंग्लिश से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा ऑफ कोर्स। और हफ्ते के अंदर 3 से 4 क्लासेस हो रही होंगी। सैटरडे संडे को हम ये करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हमारी क्लास हो सकती है, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा मेजर चंक कवर कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी वीक के अंदर हम क्लास रखेंगे अपने हिसाब से। और हमें ये मेक श्योर करना है कि तकरीबन विद इन 1 वीक या 1 मंथ या 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर हमें इस चीज़ को कवर करना है, ताकि यह है कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी हमें लेके चलना है, उनकी भी तैयारी आपने करनी है। तो साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चले, इंग्लिश को हमने जल्दी ख़त्म कर देना है ताकि बाकी जो टाइम रहे उसके अंदर ना आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हासिल कर सकें और उस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर सकें। और यही है कि हम एक गारंटेड प्रिपेयर्ड होंगे अपनी इंटर टेस्ट के लिए रिलेटेड टू इंग्लिश। अब आप लोगों का डिसीजन है कि आप क्या डिसाइड करें, इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं या नहीं करते हैं आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।